नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं महाराष्ट्र सोलापुर बेस्ड एक केमिकल कंपनी की और इस कंपनी का नाम है बालाजी अमीन्स। कुछ लोग इसे बालाजी अमाइंस भी कहते हैं, लेकिन इसका सही नाम बालाजी अमीन्स है। अब इस कंपनी में एक खास ट्रिगर है जो एलपीजी का जो क्राइसिस रिसेंटली मिडिल ईस्ट वॉर के कारण चल रहा है, उससे पैदा हुआ है। ये ट्रिगर ये है कि ये एक ऐसा प्लांट लगा रहे हैं जो एलपीजी को सब्स्टिट्यूट करने में सक्षम है, यानी वो जो केमिकल इनके प्लांट से बनेगा वो एलपीजी को सब्स्टिट्यूट करने में सक्षम है। तो आज के वीडियो में जानेंगे कि एग्जैक्टली ये क्या इनका बिजनेस मॉडल है बालाजी अमीन्स का, और किस तरह का प्रोडक्ट ये बनाने वाले हैं, और क्या ये जो प्रोडक्ट ये बना रहे हैं वो इस कंपनी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है या नहीं। शुरुआत करते हैं कंपनी के इतिहास से। तो देखिए, कंपनी की स्थापना 1988 में हुई शोलापुर महाराष्ट्र में, और उसके बाद इन्होंने नेक्स्ट ईयर से यानी 89-90 में इन्होंने एलिफेटिक अमीन्स का प्रोडक्शन शुरू किया। अब ये जितने भी अमीन्स हैं, एलिफेटिक अमीन्स या जो भी मैं नाम लूँगा, इनको मैं बहुत आसानी से वीडियो के आगे में बताऊँगा, इसलिए आप चिंता ना करें। थोड़ा सा इस वीडियो में कॉम्प्लिकेटेड केमिस्ट्री है, हो सकता है आपने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी हो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना आपको इस शेयर के बिजनेस मॉडल को समझने के लिए टेक्निकल टर्म्स की जरूरत है, वो मैं आसान शब्दों में आपको बता दूंगा। तो 1980 89-90 में इन्होंने एलिफेटिक अमीन्स का प्रोडक्शन शुरू किया। 2000 में इन्होंने स्पेशलिटी केमिकल्स पर फोकस किया। 2006 तक ये जो कंपनी है ये कुछ ऐसे केमिकल्स में निर्माण करने लगी जिसका भारत में कोई और निर्माण नहीं करता था, यानी सोल मैन्युफैक्चरर ये बन गई। और ये एक इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के थ्रू, यानी खुद ने अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप करके केमिकल प्रोसेसिंग के थ्रू ये इन्होंने ये ताकत अर्जित की। 2020 के बाद इन्होंने बहुत तेजी से स्पेशलिटी केमिकल्स वाले एरिया में कदम रखा। ये कंपनी अमीन्स, जो बेसिक अमीन्स होती है वो तो ये बनाती है, इसके अलावा अमीन्स के डेरिवेटिव भी बनाती है और स्पेशलिटी केमिकल्स भी ये बनाती है। अब इस चीज़ को पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अमीन्स क्या होता है, अमीन्स के डेरिवेटिव क्या होता है, स्पेशलिटी केमिकल्स क्या होते हैं। तो देखिए, अमीन्स जो है ना, ये एक केमिकल है, ये तो नाम से ही जाहिर है। अब ये अमीन जो होता है ये बेसिकली नाइट्रोजन बेस्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं, वो केमिकल्स होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन नामक तत्व होते हैं। जब उसमें नाइट्रोजन को और ऐड कर दिया जाता है, सरल भाषा में बता रहा हूँ, अगर नाइट्रोजन को हम ऐड करें तो उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के का एक प्रोडक्ट बन जाता है। उन प्रोडक्ट्स को अमीन्स कहते हैं। अब ये जो अमीन्स हैं ये इसको जब फर्दर प्रोसेस करते हैं तो इन अमीन्स के थ्रू हम अमीन्स डेरिवेटिव्स प्रोड्यूस करते हैं, और उस अमीन डेरिवेटिव को फर्दर जब हम रिफाइन कर देते हैं तो हमें स्पेशलिटी केमिकल्स मिलते हैं। अब देखिए, अमीन्स और ये जो अमीन डेरिवेटिव हुआ और जो स्पेशलिटी केमिकल्स हुआ अमीन्स के, तो इनको अगर एक सरल शब्दों में समझना चाहें तो ये इस तरह की चीज़ है कि जैसे आपने गेहूं लिया, तो गेहूं तो आपका रॉ मटेरियल हो गया, उसके बाद आप उससे या तो आटा बना सकते हैं या मैदा बना सकते हैं। वो उसका बेसिकली एक बेसिक फॉर्म हुआ आटा या मैदा। अब मैदा या आटा जो है ना, ये कमोडिटाइज चीज़ है, आप कहीं से भी ले लेंगे, कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। तो आपको उसको बेचने के लिए ब्रांडिंग वगैरह करनी पड़ेगी, या इसका एक दूसरा तरीका भी है कि भाई आप जो है ना मैदा को फर्दर प्रोसेस करते हैं। तो मैदा को फर्दर प्रोसेस करने के बाद आप, हो सकता है आप उसमें पैटीज बना लें, हो सकता है आप उससे केक बना लें, हो सकता है आप उसके कोई कुकीज, बिस्किट या और भी ज़्यादा रिफाइंड चीज़ें बनाते जाएँ। तो जैसे-जैसे आप उस गेहूँ से आटे में आटा, मैदा और उसके बाद आगे या तो कचौरी समोसे बनाएँ या बिस्किट बनाएँ या कुकीज़ बनाएँ या आप पैटीज़ बनाएँ या केक बनाएँ, तो जैसे-जैसे आप अलग-अलग चीज़ें बनाते जाएँगे, वैसे-वैसे आपको ये बात पता लगेगी कि उसमें जो वैल्यू है, वैल्यू का मतलब ये कितना प्राइस वो बाज़ार में वो फेच कर सकता है। भई आप केक लेने जाएँगे या पैटीज़ लेने जाएँगे, तो जिस रेट की वो पैटीज़ होती है, तो उसकी अगर कॉस्ट अगर कंसीडर की जाए तो उतनी कॉस्ट उसकी बनाने में आती नहीं है, लेकिन चूंकि वो चीज़ बहुत पॉपुलर है बाजार में, तो इसलिए वो बिकती बहुत जल्दी है। तो इसलिए जो चार्ज करने वाला व्यक्ति है, यानी जो
बेकर है उसके लिए ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकता है कंपेयर टू ऑर्डिनरी चपाती या ऑर्डिनरी पराठा। तो इसी तरीके से जब ये अमीन बनाते हैं तो अमीन के कंपैरिजन में जो मार्जिन होता है वो ज़्यादा होता है अमीन्स के डेरिवेटिव में, और अमीन के डेरिवेटिव के से को जब फर्दर प्रोसेस कर देते हैं तो उससे स्पेशलिटी केमिकल्स बनते हैं, तो उन स्पेशलिटी केमिकल्स में और भी ज़्यादा मार्जिन होता है। अब स्पेशलिटी केमिकल वो केमिकल होते हैं जिनका एक सर्टेन इंडस्ट्री में उपयोग होता है, सर्टेन एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। और जो कमोडिटी इसके बरक्स जो हैं, अगर इसके विपरीत हम देखें, स्पेशलिटी केमिकल हो गया, एक ऑर्डन जो बल्क केमिकल इसका अपोजिट है। बल्क केमिकल जो है लार्ज क्वांटिटी में होती है, बहुत ज़्यादा प्योरीफाइड नहीं होते हैं, और जो उसमें मार्जिन होता है वो खास नहीं होता। हर आदमी बल्क केमिकल जो है लार्ज क्वांटिटी में बेचता रहता है। अब अमीन इंडस्ट्री की हम बात करें तो ये बेसिकली जो अमीन्स का उपयोग है ये होता है फार्मा में, एग्रोकेमिकल में, कॉस्मेटिक्स में, वाटर ट्रीटमेंट में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। और अगर वर्ल्ड वाइड देखें तो अमीन्स का जो उपयोग है वो 60% वर्ल्ड वाइड की बात कर रहा हूँ, तो 60%, 61% फार्मा इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है ना, दवाइयाँ बनती हैं, और जो 26% है वो एग्रोकेमिकल्स बनते हैं, जैसे पेस्टिसाइड्स वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें। अब अगर बालाजी अमीन की स्पेसिफिक बात करूं तो इनका जो रेवेन्यू है वो 65% जो रेवेन्यू है वो फार्मा इंडस्ट्री से आता है, और 25% जो इंडस्ट्री जो इनका रेवेन्यू आता है वो एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री से आता है। तो टोटल 90% इनका जो रेवेन्यू है ना ये दो इंडस्ट्री से आता है, यानी दवाइयों वाली इंडस्ट्री से, यानी फार्मा इंडस्ट्री से, और एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री से। अब अगर इनके रॉ मटेरियल की बात करें तो इनका जो रॉ मटेरियल है वो है मेथेनॉल और डीनेचर्ड एथेनॉल और अमोनिया। अब देखिए ये जो मेथेनॉल हुआ या जो एथेनॉल हुआ, डीनेचर्ड एथेनॉल हुआ, ये बेसिकली जिसको आम भाषा में कहते हैं ये अल्कोहल है। तो डीनेचर्ड एथेनॉल क्या चीज़ हुआ? डीनेचर्ड एथेनॉल का मतलब वो चीज़ जो शराब बनाने के काम आ सकती है, लेकिन उसमें कुछ इस तरह के केमिकल मिला दिए जाते हैं जिसके कारण वो जो होती है वो पीने लायक नहीं रहती है, तो उसको डीनेचर्ड एथिल अल्कोहल बोलते हैं। तो इनके जो रॉ मटेरियल है वो है मेथेनॉल, फिर एथेनॉल, और साथ ही साथ अमोनिया। अब जो की इसमें इसमें से भी जो तीन मटेरियल जो है, इसमें से भी जो की मटेरियल है, रॉ मटेरियल, वो है मेथेनॉल। और ये जो मेथेनॉल है ये मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट होता है, स्पेशली जो सऊदी अरेबिया से। और इसलिए मिडिल ईस्ट में अगर कोई वॉर जैसी सिचुएशन आती है, कुछ प्रॉब्लम आती है, तो सप्लाई चेन में बाधा पड़ने से इनके प्रोडक्शन प्रोसेस में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर वर्ल्ड वाइड इस इंडस्ट्री की, अमीन इंडस्ट्री की मैं बात करूं तो वर्ल्ड वाइड अमीन इंडस्ट्री जो है ओलिगोपोलिस्टिक स्ट्रक्चर उसका है। ओलिगोपोलिस्टिक स्ट्रक्चर का मतलब ये कि बहुत बड़ी बड़ी लार्ज कंपनीज हैं, कुछ ही कंपनी, तीन चार कंपनीज जो हैं वो लगभग 50% जो प्रोडक्शन कैपेसिटी वर्ल्ड में वो केटर करती है, 50% कैपेसिटी वो रखती है। तो बड़ी उनकी ताकत है, उनकी जो प्रोडक्शन करने वाली कंपनीज है उनकी। दूसरी बात ये कि जो कंज्यूमर कंपनीज हैं वो इस तरह की है कि वो अपना प्रोडक्शन कभी बंद नहीं कर सकती। जैसे फार्मा वाली इंडस्ट्री है, फार्मा को लगातार अमीन्स की आवश्यकता पड़ती है। और साथ ही साथ एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री भी ऐसा नहीं कि भाई आज मैं प्रोडक्शन कर दूं कल मैं बंद कर दूं। तो जो एग्रोकेमिकल और फार्मा इंडस्ट्री के महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट्स हैं ये अमीन्स, इसलिए जो कंज्यूमर कंपनी और जो ओलिगोपोलिस्टिक नेचर जो इनके सप्लायर्स की यानी इनके मैन्युफैक्चरर्स की है, वो ये तय करता है, वो ये डिसाइड करता है कि भाई जब कंज्यूमर कंपनी से डिमांड आएगी तो इस इंडस्ट्री का जो भविष्य है ना वो बेहतर होगा। और चाइना जो है वो अमीन्स का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है वर्ल्ड में, और साथ ही साथ लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है। यानी वो रॉ मटेरियल से अमीन्स तो बनाता ही बनाता है, साथ ही साथ वो कंट्री अमीन्स से एग्रोकेमिकल के लिए जो इंटरमीडिएट्स है वो भी बनाता है, और दवा के इंटरमीडिएट है वो भी बनाता है। तो बेसिकली चाइना जो है ना वो इस एरिया में डोमिनेट करता है। अगर बालाजी अमीन्स की बात करें तो जैसे मैंने बताया इस इंडस्ट्री का नेचर ओलिगोपोलिस्टिक है, और सर्टेन एरिया में जो सर्टेन मैन्युफैक्चरर है वो काफी लार्ज वॉल्यूम इन अमीन्स का कमांड करते हैं, यानी कि और कोई आसपास नहीं होता उनको कंपटीशन देने के लिए। जो बालाजी अमीन्स हैं वो कुछ क्षेत्रों में, यानी कुछ
प्रोडक्ट्स में वो मोनोपोली रखता है। भारत में सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है वो। एलिफेटिक अमीन्स का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है, साथ ही साथ मैथिल अमीन्स का भी लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर। और ये सब जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया, ये सब इन्होंने इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के थ्रू डेवलप किया है। ये जब रॉ मटेरियल प्राप्त इनको होता है तो इनकी प्रोसेसिंग फैसिलिटी की बात करते हैं तो ये तेलंगाना और महाराष्ट्र में, सोलापुर में इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, जहाँ पर इनकी 2,92,000 टन की मीट्रिक टन पर एनम की जो टोटल इनकी कैपेसिटी है, वहाँ पर ये 40 से ज़्यादा प्रोडक्ट ये बनाते हैं। और फॉरवर्ड इंटीग्रेटेड प्लांट है। फॉरवर्ड इंटीग्रेटेड प्लांट का मतलब ये कि जैसे मान लीजिए कहीं आपके पास भैंसें हैं, तो भैंसों से या तो आप दूध बेच सकते हैं, या उसका पनीर बना के बेच सकते हैं, या उसका मिठाई बना के बेच सकते हैं। जैसे जैसे आप दूध बेचने से जब आप धीरे धीरे पनीर या मिठाई की तरफ आते हैं तो आपका मार्जिन बढ़ता जाता है। इस चीज़ को फॉरवर्ड इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो ये 40 से ज़्यादा ये प्रोडक्ट बनाते हैं, फॉरवर्ड इंटीग्रेटेड इनके प्लांट्स हैं, और 50 से ज़्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं। 65 से ज़्यादा इनके कस्टमर्स हैं। अब इनके कस्टमर्स की अगर बात करूं तो जैसे मैंने बताया, ब्रॉडली इनके प्रोडक्ट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। पहला अमीन, उसके बाद अमीन का डेरिवेटिव, और जो तीसरा है स्पेशलिटी केमिकल्स। तो अमीन्स में ये जो है इनके जो ग्राहक हैं, इनके जो कस्टमर्स हैं, वो सिप्ला है, डॉक्टर रेड्डी है, ल्यूपिन है, औरबिंदो फार्मा है, थर्मैक्स है, और काफ़ी सारी और भी इंडस्ट्रीज हैं। अमीन के डेरिवेटिव में जो इनकी क्लाइंट्स जो कस्टमर कंपनीज हैं वो हैं सन फार्मा, वोकहार्ट, नेटको फार्मा, इप्का लेबोरेटरी। स्पेशलिटी केमिकल्स में जो इनके जो कस्टमर्स हैं वो हैं एचपी, बीपी, गेल, दीपक नाइट्रेट, और भी काफ़ी सारे हैं। रिसेंटली इनका फोकस जो है वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर हो गया है। साथ ही साथ ये बहुत तेज़ी से कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाले केमिकल्स की तरफ जा रहे हैं। बैटरी रिलेटेड सॉल्वेंट्स जो होते हैं वो उस तरह के ये केमिकल्स बना रहे हैं। इसके अलावा डाईमेथिल कार्बोनेट, डीएमसी जिसको बोलते हैं, वो ये बना रहे हैं। उसमें तेज़ी से ये एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही साथ डीएमई यानी डाईमेथिल ईथर जो है ना, वहां पर भी ये प्रवेश कर रहे हैं। तो इनका जो फोकस है ना, अब बेसिकली जो कमोडिटी केमिकल्स टाइप की चीजें उससे हटकर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वाले प्रोडक्ट, और साथ ही साथ इस तरह के प्रोडक्ट बनाने पर है, जो नए जो डेवलप हो रहे हैं जो क्षेत्र, जैसे ईवी की बैटरी में जो सॉल्वेंट काम आते हैं वो, या सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में जो केमिकल्स काम आते हैं वो, तो उनकी तरफ इनका ध्यान हो गया है। अब बात करते हैं उस ट्रिगर की, जिस ट्रिगर की बात हमने वीडियो की शुरुआत में की। तो ये एक्चुअली एक प्लांट लगा रहे हैं जिसकी जो कैपेसिटी है 1,00,000 टन पर एनम की कैपेसिटी है, और ये डाईमेथिल ईथर का प्लांट लगा रहे हैं, डीएमई जिसको बोलते हैं। अब ये जो डीएमई है ये एक क्लीन फ्यूल है, और बहुत सारी जगह जो है इसको एलपीजी के स्थान पे इस्तेमाल किया जाता है, और एलपीजी से क्लीनर फ्यूल है, यानी एलपीजी जितना पोल्यूशन करती है उसके कंपैरिजन में कम पोल्यूशन ये डाईमेथिल ईथर करता है। अब ये जो डाईमेथिल ईथर है, कई एप्लीकेशंस में, हर एप्लीकेशन में, कई एप्लीकेशंस में ये डीजल का सब्स्टिट्यूट भी साबित हुआ है, यानी डीजल से भी बेहतर काम करता है ये। अब ये डाईमेथिल ईथर का जो उपयोग है, इसके लिए एक स्टैंडर्ड बनाया है बीआईएस या ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स वो भारत सरकार की संस्थान है जो किसी भी चीज़ के इस्तेमाल के स्टैंडर्ड्स बनाती है। जैसे मान लीजिए आपका प्रेशर कुकर है, तो प्रेशर कुकर में कितनी वो कैपेसिटी होनी चाहिए, किस तरीके का उसकी प्रेशर झेलने की क्षमता होनी चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए। तो इन सब के स्टैंडर्ड जो होते हैं ना वो रिलीज करती है, और जितने भी बीआईएस मार्का वाली चीज़ें होती है उनके लिए ये कंपलसरी है कि वो जो फैक्ट्रीज हैं जहाँ ये निर्माण हो रहे हैं वहाँ पर वो बीआईएस के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें, अगर वो बीआईएस मार्का रखना चाहते हैं तो इस तरीके से बीआईएस ने एलपीजी के लिए एक स्टैंडर्ड निकाला है, और उन्होंने ये कहा है अप टू 20% जो ब्लेंडिंग आप कर सकते हैं डाईमेथिल ईथर या डीएमई की एलपीजी में। अगर ये जो स्टैंडर्ड है ये अप्रूव हो जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको लागू कर देती है, तो जितनी भी ओएमसीज कंपनीज हैं उनके लिए कंपलसरी हो जाएगा कि जो एलपीजी है उसमें 20% जो है डाईमेथिल ईथर जो है उसका
उसको ये ब्लेंड करें। तो जिस तरीके से शुगर इंडस्ट्री में जो एक गेम चेंजर साबित हुआ था एथेनॉल की ब्लेंडिंग के कारण, क्योंकि शुगर इंडस्ट्री का जो बाई प्रोडक्ट होता है वो या वन ऑफ द प्रोडक्ट्स होता है वो होता है एथेनॉल। तो जब एथेनॉल की ब्लेंडिंग शुरू की थी, जब भारत सरकार ने ये स्टैंडर्ड जारी किया था, तब शुगर कंपनीज के जो दाम है वो आसमान में पहुंच गए थे। इसी तरीके से ये जो कंपनी है, अगर डाईमेथिल ईथर का जो स्टैंडर्ड है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लागू कर दिया, तो 20% एलपीजी में 20% जो डाईमेथिल ईथर है इसको मिक्स करके आपके यहाँ भेजा जाएगा। इससे भारत की जो इंपोर्ट की जो डिपेंडेंस है ना, एलपीजी के ऊपर इंपोर्ट डिपेंडेंस है, वो एक्चुअली कम हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा ट्रिगर इस कंपनी के लिए साबित हो सकता है। ये 1 लाख टन पर एनम की कैपेसिटी का प्लांट लगाना है, जैसे मैंने बताया। और ये उम्मीद है कि जो फर्स्ट हाफ जो FY 26-27 यानी जून जुलाई, आप मान लीजिए जून जुलाई तक ये प्लांट इनके अकॉर्डिंग, मैनेजमेंट कमेंट्री के अकॉर्डिंग, बालाजी अमीन्स के मैनेजमेंट की कमेंट्री के अकॉर्डिंग चालू हो जाएगा। दूसरी बात ये ओएमसीज जो हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, जैसे HPBPC, IOC, वो भी बड़ा एक्टिवली इस बात पे विचार कर रही हैं कि कम से कम 8% तो वो ब्लेंडिंग करे ही करे एलपीजी में डाईमेथिल ईथर की। तो ये एक्चुअली इस कंपनी के लिए बड़ा ट्रिगर साबित हो सकता है। मार्केट कैप की बात करूं तो 6000 करोड़ की इस कंपनी का मार्केट कैप है। आरओई जो है लगभग 8.75% है। डेट टू इक्विटी नेग्लिजिबल है। हर 100 रुपए की इक्विटी पर मात्र 7 रुपए का कर्जा है। लेकिन जो पी है वो 36 है। 3 साल की सेल 15% साल दर साल से कम हुई है। 3 साल का जो प्रॉफिट है वो 20% से साल दर साल कम हुआ है। अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 54.59% इनके पास, प्रमोटर के पास होल्डिंग है। 3% होल्डिंग एफआईआई के पास है, जो थोड़ी कम हुई है। 1.5%, 1.5% जो है FII DII के पास होल्डिंग है, वो भी कम हुई है। लेकिन पब्लिक के पास थोड़ी सी होल्डिंग बढ़ी है और पब्लिक के पास 41% होल्डिंग है। तो देखिए बात ये है, ये कहानी मैंने आपको बताई, ये ट्रिगर मैंने आपको बताया इस कंपनी के बारे में। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि कोई भी कंपनी जो है उसमें ट्रिगर होता है, लेकिन अगर ये ट्रिगर कंप्लीट नहीं हुआ किसी भी कारण से, वैसे तो ऐसा लगता है ये ट्रिगर जो है काम करना चाहिए, लेकिन अगर किसी भी कारण से काम नहीं करता है, तो जितनी तेजी से ये शेयर में बढ़ोतरी आती है ना, उतनी तेजी से शेयर नीचे भी गिर जाता है। तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रेगुलेशंस हैं, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या डिसाइड करती है उसके बारे में ध्यान रखें। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रेगुलेशन जो है ना, वो इस बात को तय करेंगे कि इस कंपनी का भविष्य आने वाले समय में क्या हो सकता है। हमेशा की तरह शेयर में, इस शेयर में या किसी अन्य शेयर में खरीदने या बेचने की मेरी कोई राय होती नहीं है। कंपनी को स्टडी करें। मैंने आपके सामने एक फ्रेमवर्क रखा, उस फ्रेमवर्क के हिसाब से कंपनी को स्टडी करें, कंपनी के ग्रोथ प्लान्स को स्टडी करें, कंपनी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या डिसाइड करती है एलपीजी के बारे में, इसके ऊपर ध्यान रखें और उसी हिसाब से अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर आप कोई खरीदने या बेचने का कोई निर्णय लें। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।